अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम S&P ब्लॉक एलिमेंट्स का तीसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल को डिस्कस करेंगे और उससे मुतालिक उसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। इसमें हम कंपेयर करेंगे ग्रुप नंबर 2A यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अल्कलीज के साथ और किसी हद तक P ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी डिस्कस करते जाएंगे। ग्रुप नंबर 3A के एलिमेंट्स में एल्यूमिनियम और बोरॉन को भी डिस्कस करने के लिए लेक्चर देखिए। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है ये आखिरी और तीसरा हिस्सा है हमारे S&P ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसके अंदर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। S ब्लॉक का ये दूसरा ग्रुप है और इसमें हम सिर्फ कंपैरिजन को स्टडी करेंगे, क्योंकि एंट्री टेस्ट में यूजुअली आप एलिमेंट्स को कंपेयर भी करते हैं और उस कंपैरिजन से रिलेटेड MCQs भी आते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसे कंपेयर करते जाएं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते जाएं। इसमें सबसे पहले तो हम ग्रुप 2A को ग्रुप 1A के साथ कंपेयर करते हैं। P ब्लॉक की तो नॉन मेटल्स हैं। वी ऑल एग्री कि वो अपने छोटे साइज़, अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो मेटल या कंडक्टर नहीं होती हैं, वो नॉन मेटल्स होती हैं। इसी की वजह से वो बिहेवियर जो शो करती हैं वो कोवलेंट और आप यूँ समझ लें कि ऐसा बिहेवियर होता है जो कि नॉन मेटेलिक होता है या उसमें एसिडिक करैक्टर है, क्योंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक होंगे और इसके अलावा वो कंडक्टर नहीं होंगी। वो ऐसी मीन्स बॉन्ड बनाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से पोलैरिटी का नेगेटिव हिस्सा अपनी तरफ मेंटेन करती हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज मेंटेन करती हैं। समहाउ अभी हमारा जो कंसर्न है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। हमारे S ब्लॉक में दो ग्रुप्स थे। S ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप्स थे। पहला ग्रुप था 1A। ये जो हमारे पास ग्रुप था ये कहलाता था अल्कलीज, एशिज या ऐसी क्या नाम है, मेटल्स जो बेस बनाती हैं और वो बेस पानी में हल हो जाती है, अल्कली कहलाती है। इस वजह से भी हम उसे अब जो दूसरा हमारे पास S ब्लॉक के अंदर ग्रुप है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में पहले के बाद जो दूसरा ग्रुप है ये ग्रुप कहलाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल का। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये अल्कलाइन से तो उनकी नेचर साबित होती है कि वो अल्कलाइन नेचर रखते हैं, बेसिक नेचर रखते हैं। असल में अर्थ का जो क्रस्ट है वो चीफली बड़ा हिस्सा उसका इन मेटल से मिलके बना होता है, इनके कंपाउंड से मिलके बना होता है। मसलन आप सारे मार्बल हर घर में लगा होता है, वो कैल्शियम का कंपाउंड है। टीथ, बोन्स, हमारे अंदर कैल्शियम के कंपाउंड कैल्शियम के तौर पे पाया जाता है। सो अगर मैं सिर्फ अपनी ना बात करूँ, अर्थ क्रस्ट की बात करूँ, तो अर्थ क्रस्ट में जो चीफली ज़्यादा मिकदार में मेजरली पाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं उनमें ये हमारे पास जो ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं वो मौजूद है। उनकी नेचर अल्कलाइन है, इसलिए हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उनको कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को याद करना तो डेफिनेटली ज़रूरी है। मैंने आपको इसकी एक या यूँ समझ लें एक तरीका बताया था, वो ये था बी मज का सर बड़ा। ठीक है, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, बी मज भैंस बफलो का सर बड़ा। ये मैंने बड़ा लिखने के बाद बड़ा रखा है ताकि आपको बेरियम और रेडियम की बात करो। ये एलिमेंट्स के नाम पहली बात आपको याद होने चाहिए। दूसरा, बेरिलियम इज अ फोर्थ एलिमेंट। हाइड्रोजन, हीलियम दोनों S ब्लॉक, लिथियम फिर S ब्लॉक, बेरिलियम दैट इज बेरिलियम। ये है एटॉमिक नंबर, चौथा एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 4। अब याद करें वो ट्रिक जिससे आप अगले एटॉमिक नंबर बना सकते थे। वो ट्रिक क्या थी? वो ट्रिक थी 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब पहले से दूसरे पीरियड में आने के लिए 2 चाहिए होता है। वो इसके ऊपर तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता बेरिलियम के। उधर लिथियम के ऊपर हाइड्रोजन था, बेरिलियम के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं होता। सो बेरिलियम 4 है, 4 के बाद 8 ऐड करें तो ये 12 बन जाता है, 8 ऐड करें तो ये 20 बन जाता है। अब 18 ऐड करना है, 8 2 दफ़ा ऐड हो गया, अब 18 ऐड करना है। इसमें 18 ऐड करेंगे तो ये 38 हो जाएगा। इसमें अब 18 ऐड करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 56। देन अब इसमें 32 ऐड करें,
रेडियम एट 8 एंड 8, ये रेडियो एक्टिव है, इसको हम डिस्कस नहीं करते। मैंने पहले बताया है कि ग्रुप 1A 2A या यूजुअली ग्रुप्स के जो आखिरी एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और हम उसको 7th पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, हम उसको ऐसे डिस्कस नहीं करते। बेरिलियम की तरफ चलते हैं। बेरिलियम की इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पहले डिस्कस करनी पड़ेगी, फिर हम इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन और 2s2। अच्छा, मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें नियोन के 10 हो गए और 3s2। अच्छा जी, कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आर्गॉन में 18 हो गए, 18 हो गए, 4s2। और इसी तरह स्ट्रोंशियम के 38 है, तो क्रिप्टॉन में 36 हो गए, 5s2। मीन्स आगे वो सून क्रिप्टॉन, रेडॉन वगैरह चलते जाएंगे। अब आपने इन एलिमेंट्स को याद रखना है, तो एक MCQ है जो यूजुअली इसमें बनता है। पहले मैं ज़रा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कॉमन बना लूँ। अगर आप गौर करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह बन रही है, नोबल गैस और एंड पे कोई शेल आ रहा है N, फॉर दिस 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और S2। इसका मतलब इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी वो NS2 बनेगी। इसके जो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी वो NS2 बनेगी। NS2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब मुझे कहाँ से साइंस आई कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जिसके वैलेंस शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जिसके वैलेंस शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये गेन करने के चक्कर में पड़ते हैं। 4 वाले यूजुअली शेयर करते हैं, बट दे आर आल्सो नॉन मेटल, समहाउ उनके साथ कोई मेटल जुड़ेगी तो गेन कर लेंगे। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब इसमें एक मसला है, क्या ये 6 गेन नहीं कर सकते? मेटल्स हैं, मेटल्स गेन नहीं करते, लूज करती हैं। मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, किसी को देना पसंद करते हैं। हाँ, ये एक कंसर्न है कि क्या ये उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जितनी आसानी से ग्रुप 1A कर रहा था? नहीं, ये उनके मुकाबले में इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन निकालना इनमें थोड़ा मुश्किल होता है। उसकी वजह क्या है? इनका साइज एज कंपेयर टू ग्रुप 1A, अगर मैं इनके साइज का कंपैरिजन करूं तो ग्रुप 1A के मुकाबले में इनका साइज जो होता है वो छोटा होता है। सो न्यूक्लियस के करीब होते हैं इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा होते हैं। मतलब उसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के बाद बन जाती थी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के बाद बनती है। लिहाजा इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी कमतर आ जाएंगी, मेटेलिक करेक्टर वाली प्रॉपर्टीज़ कमतर आ जाएंगी एज कंपेयर टू ग्रुप 1। मैंने ना इनको कंपेयर करते जाना है, बिकॉज कंपैरिजन के ज़रिए ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा उसका इससे क्या ताल्लुक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एक बात इनमें कॉमन है, इसके भी कंपाउंड कलरलेस होते हैं, यानी कि वाइट होते हैं कलरलेस, और उसके भी कंपाउंड कलरलेस है। तो आप सोच रहे हैं कि वो फिर जो हमने सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड बनाए थे, पर ऑक्साइड पेल येलो बना दिया था, सुपर ऑक्साइड वो कलर ऑक्सीजन की वजह से होते हैं। ग्रुप 1A ग्रुप 2A का क्लोराइड, कार्बोनेट, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सिंपल, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये कलरलेस होते हैं, इनका कलर नहीं होता। एंड सेम हैपन्स विद द ग्रुप 1A। जैसे जिंक है मिसाल के तौर पर, अब ये ट्रांजिशन मेटल थोड़ी है जो मुख्तलिफ कलर शो करेंगी, इनके कंपाउंड्स के एज सच कलर नहीं होते, कलरलेस वाइट होते हैं। वाइट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कलर। उसमें फ्लेम टेस्ट में ये एक बड़ा ही आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन उठाया था एक सर ने कि उसमें
कलर को वाइट को कलर कंसीडर नहीं किया जाता। सम आगे चलते हैं। जब इनका साइज छोटा है, 1A का ग्रेटर है, 2A का छोटा है, तो इसका मेटालिक करैक्टर कम हो जाएगा। खैर, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो सिर्फ ये ऑक्सीडेशन नंबर +2 शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दो साइड से बॉन्ड बनाना या 2 इलेक्ट्रॉन के जरिए बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे। ये चूंकि साइज में छोटी हैं, इनका इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होता, लिहाजा ये उतनी शायद रिएक्टिव नहीं है जितनी ग्रुप 1A की हैं। यानी कि रिएक्टिविटी में अगर मैं कंपेयर करूं तो उतनी नहीं है। इनकी जो आपने याद रखना है अकरेंस है, ये फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, नॉट इन फ्री स्टेट। फिर किस में होती हैं? कंबाइंड स्टेट में। मसलन एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी बॉन्ड्स कैल्शियम शेल्स या किसी भी जानदार जो वर्टिब्रेट है, बोनी स्ट्रक्चर रखता है, वो कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं उसमें। इसके अलावा ज़मीन में मार्बल कैल्शियम कंपाउंड होता है। मैग्नीशियम के जो क्लोरोफिल का कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है उसमें, जैसा हमारा हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, उसमें वहाँ पे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम के अलॉयज़ बनाए जाते हैं और मैग्नीशियम ज़मीन से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट की जाती है। और तो ये ज़मीन में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं अपने डिफरेंट कंपाउंड्स की सूरत में। हमारा असल में ना जो कंसर्न है ना, हमारा जो इस टाइम कंसर्न है वो ये है कि ये टॉप 3 एलिमेंट्स जो ज़मीन में पाए जाते हैं बेशक उसमें नहीं आते, लेकिन इनकी ओर्स, इनके कंपाउंड ज़मीन के अर्थ क्रस्ट में फैले हुए हैं। यानी कि अर्थ क्रस्ट के अंदर इनके जो कंपाउंड है वो फैले हुए हैं। वो कौन से कंपाउंड है? अब ज़रा चलते हैं हम अपने टेबल की तरफ। इनकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ देखें ना तो वो ग्रुप नंबर 1A से ज़्यादा है। मतलब ग्रुप नंबर 1A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम के सामने क्या था? बेरिलियम के सामने लिथियम था। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 थी, बेरिलियम की 1.5 हो गई, यानी कि 50% तकरीबन ज़्यादा है। वो 1 है, ये 1.5 है। मैग्नीशियम के सामने सोडियम था, 0.9 थी, उसकी बेरियम से ज़रूर मिलती है, मैग्नीशियम के मुकाबले में उसकी बहुत कम थी। हुआ क्या? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ गई है? असल में इनकी चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी असल में चार्ज चार्ज टू साइज रेशो होती है। इनका जो साइज है ना वो मेटल्स ग्रुप 1A की के मुकाबले में छोटा होता है और चार्ज ज़्यादा होता है। यानी कि चार्ज ज़्यादा है, साइज छोटा है, तो ये फैक्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी। मसलन मैं अगर कहूँ चार्ज इन पे होता है 2 और इनका साइज होता है 1, तो आंसर आएगा 2। अगर मैं इन पे कहूँ चार्ज होता है 1 और इनका साइज है 2, तो आंसर आएगा 0.5। यानी कि जब मैंने साइज बढ़ा कर दिया, चार्ज कम कर दिया, आंसर छोटा आ गया। जब मैंने चार्ज ज़्यादा कर दिया, साइज छोटा कर दिया, तो आंसर बड़ा आ गया। इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है जिससे इनका न्यूक्लियस बड़ा स्ट्रांगली, इतना स्ट्रांगली नहीं कि आप नॉन मेटल ही कह दें, ग्रुप 1A के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे ज़्यादा होती है। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारों की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1A। हाँ, ये कंसर्न है कि हम जब 2 एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हम आमने सामने के करेंगे। मतलब मैं अगर बेरिलियम को कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो मैं लिथियम के साथ कंपेयर करूँगा। मैं अगर मैग्नीशियम को कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो मैं सोडियम के साथ करूँगा। एंड सेम फॉर द कैल्शियम, वो मैं पोटाशियम के साथ कंपेयर करूँगा। सो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1A। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा है, कम हो गया, फिर ज़्यादा, फिर अल्टीमेटली कम होना शुरू हो गया। ये एक एबनॉर्मैलिटी है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की एबनॉर्मैलिटी बाद में देखते हैं। बेरिलियम का इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों है, उसकी वजह क्या है? उसके पीछे जो रीज़न आती है ना, वो रीज़न एक है। बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। इनके पीछे एक कॉमन रीज़न आ रही है, एक का साइज़ बहुत छोटा है, एक की चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। चार्ज +2, साइज़ बहुत छोटा।
तो चार्ज टू साइज रेशियो जो है इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब बाकियों के मुकाबले में, नॉट फ्रॉम अदर पीरियोडिक टेबल, वो उनकी तो नॉन मेटल्स की तो बड़ी ज़्यादा होती है इसका तो हुआ क्या है, जब इसका चार्ज छोटा है तो इसकी जो पैकिंग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा ये इतना हार्ड हो जाता है जैसे लोहा है। मीन्स ये हम MCQ आ गया था, तो MCQ पहले लिखते हैं। Beryllium is as hard as it can scratch glass। अब ऑप्शन आएगी अल्फा, आयरन, बीटा, प्लैटिनम, गैमा, सोडियम, डेल्टा, पोटाशियम। आप कहेंगे सर सोडियम पोटाशियम कब से हार्ड हो गए, तो इनको तो ऑप्शन को छोड़ ही दें, ये आयरन है, तो इसका आंसर होगा आयरन। बेरिलियम आयरन की तरह हार्ड होती है, आप इसे शीशे पे मारें स्क्रैच डाल देगी, शीशे पे क्रैक डाल देगी। अब बात यूँ है कि इतनी हार्ड क्यों है, उसकी वजह इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसका बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये हार्ड है, हाँ मेलिएबल है ठीक है, बट ये बहुत हार्ड है, और इसका बिहेवियर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने से सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं नज़र आ रहा आपको, इतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी की वजह से सिर्फ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और मेल्टिंग पॉइंट का बिहेवियर एबनॉर्मल नहीं नज़र आ रहा। आप एक और इसका बिहेवियर सुने, बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो मेटालिक कंपाउंड से हटना शुरू हो जाते हैं। मसलन इसका जो ऑक्साइड होगा वो कोवलेंट नेचर का होना शुरू हो जाएगा, पानी में हल ही नहीं होगा। और दूसरी बात, ये जो ऑक्साइड बनाता है वो पॉलीमेरिक होता है। उसकी वजह क्या है, इसकी जो नेचर है ना वो बजाय इसके कि मेटालिक हो, वो मेटालिक से थोड़ी सी हटना शुरू हो जाती है, उसकी वजह उसका डेफिनेटली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। अब आप सोच रहे होंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बाकियों की पैकिंग के मुकाबले में इसकी पैकिंग डिफरेंट होती है, इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से होता यूँ है कि ये जब बॉन्ड बना के एक क्रिस्टल बनाता है मेटल का तो वो वीक बनता है, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगर MCQ एक इसके बारे में डिस्कस किया जाए ना तो कोई मजायका नहीं है, वो अक्सर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल हैव द लीस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन दिस ग्रुप, यानी कि पूरे ग्रुप में लीस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो ये एक ऐसा MCQ है जो आपने याद रखना है, लीस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैग्नीशियम का है इस पूरे ग्रुप में। उसकी वजह उसकी पैकिंग है, उसकी एक सर्टेन स्ट्रक्चर है जो उसको स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग बनाने नहीं देता। आप यूँ समझ लें कि ये पीक डाउनवर्ड आती है जब हम जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम पे। तो आपने इस बात को, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को अपने जहन में रखना है। पहले मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था, फिर बहुत कम हो गया, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, ये रेगुलरिटी है, यानी कि नीचे की तरफ मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ऑर्डिनरी तरीके से। क्यों डिक्रीज कर रहा है ऑर्डिनरी तरीके से? डेफिनेटली चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, साइज बड़ा हो रहा है, लिहाजा ये सारे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना मेल्टिंग पॉइंट कम करते जाएंगे। रेडियम की मैं बात ही नहीं कर रहा, रेडियो एक्टिव है। डेंसिटी की बात करें, इन सारों की डेंसिटी भी एबनॉर्मेलिटी शो कर रही है। देखें कॉमन सेंस की बात है, जब मैं डाउनवर्ड जाऊंगा तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, ये ज़्यादा हो गई है और नीचे और ज़्यादा हो गई है। अगर मैं अपनी कॉमन सेंस यूज़ करूं तो ये डेंसिटी कम हो रही है तो नीचे और कम होनी चाहिए, लेकिन समहाउ मेटल्स की डेंसिटी डाउनवर्ड बढ़ती है क्योंकि उनका मैस ज़्यादा हो जाता है। अगेन मैं आपको बताता हूँ, ये इनका वॉल्यूम इनके मैस के मुकाबले में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, और जो आखिरी दो हैं उनका वॉल्यूम उतना ही नहीं बढ़ता जितना मैस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी अपेरेंटली ज़्यादा है। तो आपने याद रखना है कि अगर डेंसिटी कंपेयर की जाए
तो कैल्शियम की डेंसिटी मिनिमम होती है इन तमाम में, यानी कि अनदर एमसीक्यू के लीस्ट डेंसिटी किसकी है, तो वो कैल्शियम की बनती है। इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। ग्रुप 1 तो बड़ा स्मूथली गया था, नीचे डेंसिटी बढ़ रही थी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पर नीचे डिक्रीज कर रहे थे। नो, इसमें एबनॉर्मेलिटी है। अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें स्ट्रक्चर और मल्टीपल बॉन्ड्स आने की वजह से, मेटालिक बॉन्ड आने की वजह से इसमें पैकिंग स्ट्रक्चर आ गए हैं, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मेलिटीज़ अपीयर हो रही हैं। इस बात को आपने जहन में बिठा लेना है कि ये एमसीक्यू नहीं आएगा कि डिफाइन समथिंग, जहाँ एबनॉर्मेलिटी नज़र आएगी वो एमसीक्यू बन जाता है। अब ये भी बात है कि पास पेपर के एमसीक्यू यूजुअली रिपीट नहीं होते, तो फिर नए के बारे में क्या, वो यकीनन एज अ टीचर अगर मैं सोचूं तो मैं एबनॉर्मेलिटीज़ ही देने की कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट ने एक ग्रुप पढ़ा, उसमें पता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो डेविएट कर जाती है हमारी जो कॉमन सेंस है उससे, और उसके पीछे क्या रीज़न है, ये बात हमने अपने जहन में बिठानी है। अब हम चलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ और इसे कंपेयर करते हैं अपने ग्रुप नंबर 1 से। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई एज कंपेयर टू ग्रुप 1A। ग्रुप 1A के मुकाबले में इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी IE, आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी, ज़्यादा होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा हो गई भाई? इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज़्यादा होती है, इनका साइज़ छोटा होता है। इनकी चार्ज टू साइज़ जो रेशियो होती है वो ज़्यादा होती है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ सिंपली मेंटली इस बात को प्रिपेयर कर लें, समझा लें कि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है ग्रुप 1 से। अब मैं याद रखिएगा, मैं जब कंपेयर करूँगा ना तो मैं मैग्नीशियम को उसके सामने वाले एलिमेंट से कंपेयर करूँगा। ऐसा नहीं है कि आप बेरियम और लिथियम को कंपेयर कर रहे हैं कि बेरियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लिथियम में से। नो, अगर आपने मिसाल के तौर पे बेरिलियम को कंपेयर तो लिथियम से करेंगे, अगर आपने मैग्नीशियम को करना तो आप उससे सोडियम से करेंगे। यानी कि ना, अगर मैं आमने सामने एडजेसेंट एलिमेंट्स की बात करूं, मतलब मैं बात करूं सोडियम की, पोटाशियम की, और सोडियम के सामने जो है बेरिलियम के सामने लिथियम बनता है, सोडियम के सामने मैग्नीशियम बनता है, कैल्शियम, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी डेफिनेटली ज़्यादा होगी, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी डेफिनेटली कम होगी अगर मैं आमने सामने रखते हुए इनकी बात करता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने से इनकी रिएक्टिविटी भी कम होती है। रिएक्टिविटी इज वेरी रहने दे, क्योंकि वो बेरिलियम के लिए वर्ड में यूज़ करना चाहता हूँ। रिएक्टिविटी इज लो एज कंपेयर टू ग्रुप 1A। अब इसकी क्या मिसाल है, एक काम करते हैं हम ना, कैल्शियम को और सोडियम को पानी के ऊपर थ्रो करते हैं। सोडियम जब पानी में जाएगा वो तो पानी के सरफेस पे ऐसे होगा जैसे आग लग गई है। कैल्शियम इतना विगरस रिएक्शन नहीं करता, इतना इंटेंस रिएक्शन नहीं करता, वह रिएक्टिविटी का पता लग जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दे डिमांड अ हायर एनर्जी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म कंपाउंड्स। अच्छा, ये तो वो बातें हैं ना जो ठीक हैं, बुकिश हैं। अब ज़रा ना आयोनाइजेशन एनर्जी के एक फैक्टर पे चलते हैं, उसे कहते हैं जंप। क्या होता है देखें, मैंने पहला इलेक्ट्रॉन, मैं बात करता हूँ सोडियम की और यहाँ बात करता हूँ मैं मैग्नीशियम की। सोडियम का न्यूक्लियस, डेफिनेटली सोडियम जो होगा 11 प्रोटॉन होंगे उसमें, और उसमें न्यूट्रॉन होंगे। 11 प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इनर शेल में, उसके बाहर वाले शेल में 8, और उससे बाहर वाले शेल में 1। मैं जान के डॉटेड बना रहा हूँ ये शेल ताकि अंदाज़ा हो जाए कि वो वैलेंस शेल है। अब अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं बाय गिविंग एनर्जी सोडियम 496 किलो जूल, तो होगा यूँ कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो पीछे उसके शेल आ जाएगा ना सामने,
जो उसके पीछे शेल आएगा सामने, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, उधर उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब पहली आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद जब मैं सेकंड पे गया ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को करना, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना। फर्स्ट आसानी से निकल गया 496 से, सेकंड निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक बहुत बड़ा गैप आएगा, जंप आएगी। तो जहां मसलन मिसाल के तौर पे मैं एज्यूम करता हूं पहली वैल्यू है 1, तो दूसरी आएगी 1000। अब इतना बड़ा जंप आ गया, इतना बड़ा गैप आ गया। जब हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जहां अचानक बहुत बड़ा गैप आ जाए, तो वहां समझ जाइएगा कि शेल खत्म हो गया, नीचे से ऑक्टेट रूल वाला शेल निकल आया है, उसने अपने वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी वेरी बिग फॉर ग्रुप 1A एलिमेंट्स। ग्रुप 2A एलिमेंट्स का क्या सीन है? ग्रुप 2A में मैं मैग्नीशियम लेता हूँ 12। मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन, इनर शेल में 2 और फिर 8, और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन में क्रॉस से बना रहा हूँ। पहली बात है, ये जो मैंने सोडियम बनाया उससे छोटा है, लिहाजा इसका पहला इलेक्ट्रॉन 496 किलो जूल से तो नहीं निकलेगा, ज़्यादा एनर्जी 500 समथिंग होती है, उससे एनर्जी से निकलता है। इसका मतलब है 496 से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा उससे थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। अब जब आप इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, यानी कि 1 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा गैप होगा, लेकिन जब थर्ड की बारी आएगी ना, तो ये बहुत ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। ये अगर इतनी है और ये इतनी है, तो जो थर्ड आएगी वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे ग्रुप 2 के किसी भी एलिमेंट के, तो नीचे से ऑक्टेट बाहर आ गया। ऑक्टेट तो स्टेबिलिटी की निशानी है, और कोई भी चीज़ अनस्टेबल नहीं होना चाहती। उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन लूज ही इसलिए किए थे कि वो नीचे से ऑक्टेट बाहर आ जाए और स्टेबल हो जाए। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एबनॉर्मली हाई होती है फॉर ग्रुप 1A। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एबनॉर्मली हाई होती है ग्रुप 2A। यहाँ जंप आता है फर्स्ट के बाद, या जंप आता है सेकंड के बाद। यानी कि आपसे कोई पूछे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि किसी ये एलिमेंट ग्रुप 2A का है, आयोनाइजेशन एनर्जीज पढ़े हैं उसकी, जहाँ बहुत बड़ा गैप आ गया तो समझ जाइएगा वहाँ पे वो जंप आ गया और वो शेल ख़त्म हो गया, उसके नीचे से नया शेल निकल आया। मैं एक रैंडम एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जीज लिखता हूँ, उसका MCQ लिखता हूँ, आप इसे डिटेक्ट करें कि कहाँ पे। ये यूजुअली A लेवल की जो बुक्स होती हैं इसमें भी ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। MCQ following are first 5 आयोनाइजेशन एनर्जीज। पहली है 633, then 830, then 990, then 2100, then 2000, 1 2 3 4 5 300 315 अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लिख दी हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका दूसरा पार्ट लिखता हूँ। हाउ मैनी electrons were in valence shell? A option 2, B option 3, C option 4, डेल्टा 5, यानी कि D डेल्टा 5, C 4। अब आपने क्या करना है, आपने ये रट्टे नहीं मारने, मीन्स ये याद नहीं करनी, ये कॉमन सेंस की बात है। पहली से दूसरी में गैप, ओके गुड, दूसरी से तीसरी में गैप, ठीक है, थोड़ा मीन्स एक ख़ास अमाउंट से बढ़ रही है। तीसरी से चौथी में तो बहुत ही गैप आ गया, ये तो डबल से भी आगे निकल गई। चौथी से पांचवी में गैप जो है ना,
वो फिर नॉर्मल हो गया। इट मीन्स यहाँ पे जो गैप आया ना वो जंप वाला है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। ये तो 1000 का फ़र्क आ गया, 1000 किलो जॉल का फ़र्क आ गया, इतनी ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी। इसका मतलब है ये पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे जो निकाले गए थे, उसके बाद जो वैल्यू आई वो ऑक्टेट रूल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आई। तो आपने यहाँ पे एक सिंपल सा आइडिया लगाना है कि जहाँ पे मुख्तलिफ आयोनाइजेशन एनर्जीज में जंप आ गया, बड़ी वैल्यू चेंज आ गई है, तो आपने कहना अच्छा यहाँ पे आके ना ये एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए थे, क्योंकि नीचे से नया शेल निकल आया था और उधर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल पे बैठे हुए थे, उनका फिर निकालना ज़रा कोई आसान काम तो नहीं है। लिहाजा इसकी जो आंसर होगी वो होगी बीटा B3। अब आप कहेंगे 3 क्यों है? पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरा मुश्किल से, तीसरा और मुश्किल से, फोर्थ की दफ़ा तो बहुत एबनॉर्मेलिटी है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली आप अंडरस्टैंड करें आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। अच्छा, मेटालिक करैक्टर का क्या है इनकी? ये क्या उनके मुकाबले में ग्रुप 1A के मुकाबले में अच्छी मेटल्स हैं, बुरी मेटल्स हैं? उनके मुकाबले में इनकी कंडक्टिविटी कम होगी, वो बेहतर मेटल्स हैं। लेकिन ये मेटल्स जो हैं मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स नहीं हैं, बट इनका मेटालिक करैक्टर उनके मुकाबले में ग्रुप 1A के मुकाबले में कम होगा। उसकी वजह इनका छोटा साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा होना है। अब मैं क्या करता हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करता हूँ और वहाँ से आपको इनके कुछ एनालिसिस बताता हूँ, वो आपको ज़रा थोड़ा आइडिया होगा। ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ग्रुप 2A के एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ग्रुप 1A के एलिमेंट है। जैसे जैसे मैं डाउनवर्ड जा रहा हूँ दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है। उसकी वजह क्या है? जैसे जैसे मैं डाउनवर्ड जा रहा हूँ ना, दोनों तरफ साइज जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है, दोनों तरफ साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एक बात गौर से देखें, इनके साइज पहले ही बहुत बड़े हैं, ऊपर से और इंक्रीज कर गए तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो गई है। क्या बात? ये होता है +1 चार्ज और लार्ज साइज बहुत बड़ा। ये होता है +2 चार्ज ओवर स्मॉल साइज, छोटा साइज। मैं छोटा साइज ये वैल्यू छोटी लिख रहा हूँ इसके मुकाबले में शो करने के लिए कि वो नीचे वाली वैल्यू छोटी है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिहाजा इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1। मसलन अल्टरनेट आमने सामने मुकाबला करें, बेरिलियम की लिथियम से जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब इनकी चार्ज डेंसिटी में तकरीबन 5 गुना के करीब फ़र्क होगा। आप यूँ समझ लें, अगर ये मिसाल के तौर पे एक की चार्ज डेंसिटी है 1 तो इसकी चार्ज डेंसिटी 5 के करीब पहुँच रही होगी, इतना फ़र्क होगा, तो इतने गुना उसकी ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू से आप उनके चार्ज टू साइज रेशो का अंदाज़ा एस्टिमेट लगा सकते हैं। इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, लिहाजा इनकी सॉलेबिलिटी पे शक व शुबात उभरना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इनके लैटिस एनर्जी पे भी शक व शुबात उभरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। इनमें तो सॉलेबिलिटी और इनसॉलेबल होने का बहुत बड़ा मसाइल इकट्ठे हो जाएंगे। खैर, हम वो बाद में देखते हैं। अलबत्ता हाइड्रेशन एनर्जी का कंपैरिजन इनकी कम होती है, ग्रुप 1A की 2 की ज़्यादा होती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस हमने ये याद रखना है, चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी अगर मैं पी ब्लॉक की तरफ निकल जाऊंगा। अगर आपसे कोई पूछे 1A 2A 3A यानी कि पी ब्लॉक की तरफ मैं निकल गया हूँ, ये पी ब्लॉक का है 3A, तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी, फिर इसकी। उसकी एक कॉमन सी वजह है कि चार्ज टू साइज रेशियो जो होती है वो 3A की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2A की, फिर 1A की। लिहाजा हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा 3A की होगी, फिर 2A की, फिर 1A की। ये MCQ इससे बन सकता है, लेकिन वो जनरल सेंस है। आप इसका एलिमेंट उठा लें एल्यूमिनियम, इसका एलिमेंट उठा लें मैग्नीशियम, इसका एलिमेंट उठा लें सोडियम। तो जब आप ये 3 डिफरेंट एलिमेंट्स उठाएंगे तो एल्यूमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा आएगी, उसका चार्ज टू साइज रेशो सबसे ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है +3, और इतना सा छोटा सा चार्ज, उससे थोड़ा बड़ा और +2, +1 और बहुत बड़ा। तो लिहाजा अल्टीमेटली
चार्ज डेंसिटी कम होती है और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। तो SNP ब्लॉक का ये एक जनरल पैटर्न है। मैं कंपैरिजन करवाना, लिहाजा मेरे लिए यही आसानी है कि मैं आपको साथ साथ बताई जाऊँ। अब हम चलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ये असल में एक आधी दफ़ा शायद MCQ आया हुआ है। ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैं ग्रुप 1A के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, फिर 2A के बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन। जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना इनमें, इन 4A ग्रुप्स में, वो ना डायगनली मिलती हैं। लिथियम की मैग्नीशियम से या इस ग्रुप से मिलेगी, बेरिलियम की एल्यूमिनियम या इन ग्रुप से, बोरॉन की सिलिकॉन या इस ग्रुप से। तो इनका रिलेशन जो होता है ना वो डायगोनल होता है, यानी कि ये जो अपर एलिमेंट्स हैं वो डायगोनली सेकंड जो नेक्स्ट ग्रुप होता है उसके एलिमेंट से प्रॉपर्टीज़ में मैच करते हैं। इन एलिमेंट्स को 4 तक ये विजिबल होती हैं। इन एलिमेंट्स को मसलन ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन वगैरह को हम ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं। नीचे वाले तो डेफिनेटली टिपिकल एलिमेंट्स होंगे, ये मैग्नीशियम, सिलिकॉन वगैरह, लेकिन ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं पहले ये सारे ब्रिज एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसके आगे ये प्रॉपर्टीज़ इतनी रिजेंबल नहीं करती अगले ग्रुप के अगले एलिमेंट से, लेकिन समहाउ ये जो होते हैं इनका डायगोनल रिलेशन होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैं आपको कह रहा था कि लिथियम की प्रॉपर्टी जो होगी, लिथियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो मैच करेगी ग्रुप 2 के साथ, मैग्नीशियम मिसाल के तौर पे। उसकी वजह यह है कि उसकी चार्ज डेंसिटी ऐसी बन जाती है जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के साथ मैच करना शुरू हो जाती है। मसलन लिथियम जो है, लिथियम छोटा साइज है, लिथियम, मैग्नीशियम भी स्मॉलर साइज का है। सो लिहाजा उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मिलना जुलना शुरू हो जाती हैं। इनकी सोलेबिलिटी में लिथियम ऑक्साइड की वैसी नहीं है सोलेबिलिटी जैसे बाकी ग्रुप मेंबर्स की है, सो मैग्नीशियम की तो वैसे नहीं है। सो समहाउ ये हमारे पास एक कंसर्न है जो हमने याद रखना है। अब हम चलते हैं इनके रिएक्शंस की तरफ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ये एज़ कम्पेयर टू हार्ड होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, याद रखिएगा। बेरिलियम बहुत ही हार्ड होती है, उसका हमने MCQ भी कर लिया। अब आते हैं हम इनका रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। ये बना सकते हैं नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अब एक छोटा सा सवाल है, क्या ये ऑक्सीजन से उसी तरह रिएक्शन करेंगे जिस तरह ग्रुप 1A कर रहा है? इधर वही थीम अप्लाई करना है कि ग्रुप 1A ज़्यादा रिएक्टिव है, लिहाजा उनकी रिएक्टिविटी जो है वो इनके मुकाबले में 1A की ज़्यादा है, तो 2A की कम है। तो 2A उस तरह नहीं बिहेव करेंगे जिस तरह 1A कर रहे हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी अगर कम है तो ये उतनी कह लें इंटेंस रिएक्शन नहीं करेंगे ऑक्सीजन के साथ। खैर, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, मगर बेरिलियम ऑर्डिनरी कंडीशन पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपनी सरफेस पे बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है जो फर्दर रिएक्शन को रोक देता है। जब ये फर्दर रिएक्शन को रोक देगा तो होगा क्या, होगा ये कि फर्दर रिएक्शन रुक जाएगा, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन तो ख़त्म हो गया। तो बेरिलियम को आप ये नहीं कह सकते कि आपने उसे ऑक्सीजन में, वो ऑक्सीजन की बेरिलियम ऑक्साइड की एक बारीक सी लेयर बन जाती है, वो हार्ड होती है, सॉलिड होती है, तो वो उसको फर्दर अटैक से बचा लेती है। तो ये आप यूँ समझ लें एक प्रोटेक्टिव, सेम फॉर द मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो होता है ना और बेरिलियम होता है, ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर्स बना लेते हैं और फर्दर अटैक से बच जाते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं बेरिलियम रिएक्ट करे तो आप फिर 800 डिग्री दे दें, बेरिलियम रिएक्ट करके ऑक्सीजन से बेरिलियम ऑक्साइड प्रॉपरली बना लेगा। ऑर्डिनरी कंडीशन में बेरिलियम ऑक्साइड स्पेशली अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है और मेटल को फर्दर अटैक से बचा लेता है। कैल्शियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाता है, CaO। जो आपका स्ट्रोंशियम है वो नॉर्मल और पर ऑक्साइड भी बनाता है, जबकि बेरियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सुपर ऑक्साइड बना सकता है, BaO2। ठीक हो गया।
स्ट्रोंशियम को हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्ट्रोंशियम कैन मेक नॉर्मल as well as peroxide। अब बात यूँ है कि ये नॉर्मल पेरोक्साइड तो बना लेते हैं, आपने ये याद रखना है कि ये नॉर्मल और पेरोक्साइड तो बनाते ही हैं, मगर इनकी रिएक्टिविटी का फ़र्क है। पहले दो मैग्नीशियम और बेरिलियम के बारे में हमारी सेकेंड ईयर की जो बुक है उसमें प्रॉपर्टीज़ में यूनिट नंबर 2 में बाकायदा ये लिखा हुआ है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर्स जो होती हैं ये बचा लेती हैं इनको फर्दर अटैक पे। आप एक मैग्नीशियम रिबन लें, पानी में फेंक दें तो वो पानी से कोई ख़ास रिएक्शन नहीं करेगा, ऑक्सीजन तो छोड़े ना, तो ये इतनी जल्दी टार्निश नहीं होती, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, वो बचा लेती हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं रिएक्शन कराना ही है तो फिर ठीक है 800 डिग्री। अब यहाँ तक तो बातें ठीक हैं, बेसिक करैक्टर क्या है इनका? वहाँ तो जो ऑक्साइड बनते थे उनका बेसिक करैक्टर होता था और डाउनवर्ड बेसिक करैक्टर इंक्रीज करता था। इधर भी डाउनवर्ड बेसिक करैक्टर बढ़ रहा है। अगर नॉर्मल ऑक्साइड की बात की जाए तो बेसिक करैक्टर बढ़ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा, बेरिलियम ऑक्साइड कम बेसिक होगा। बेरिलियम ऑक्साइड से कम बेसिक नहीं होगा, इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है ना वो कोवलेंट करैक्टर का पॉलीमेरिक कंपाउंड होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रखता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है। उसकी वजह इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? ये एसिड और बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने बेस बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस के सामने एसिड बन जाएगा। एम्फोटेरिक क्या सिर्फ बेरिलियम ऑक्साइड ही है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रखने के लिए एक तरीका बताता हूँ, पिट्जा। पिट्जा, अब उसमें बेरिलियम भी है, ठीक है, बेरिलियम तो आपको याद हो गया है एम्फोटेरिक। पिट्जा क्या? पी लेड, टी टिन, जेड जिंक, ए एल्यूमिनियम। ये सारे के सारे ऑक्साइड्स जो होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं। मैं जानता हूँ कि इनको याद करना रट्टा मारना ही है, मगर इनका बिहेवियर एम्फोटेरिक होता है। ये ना असल में एम्फोटेरिक क्यों है, मतलब ये बेसिक क्यों नहीं है? मेटल तो है, अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये मेटेलिक करैक्टर से हटता है थोड़ा सा, जैसा मेटलॉइड्स नहीं होती उस तरह ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान की चीज़ बनने की कोशिश करता है, नॉन मेटल की तरफ झुकाव देता है अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से, लिहाजा ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। अब आपके पास ये सारे हैं, तो अब यहाँ पे एक अगर हम MCQ स्टडी करें, विच of following oxide is amphoteric? A zinc oxide, B aluminium, C बेरिलियम, D ऑल। तो यकीनन ऑल होगा। दूसरा, प्रोटेक्टिव कोटिंग कौन बना लेता है? बेरिलियम बना लेता है, एल्यूमिनियम बना लेता है, मैग्नीशियम बना लेता है। ये अपने ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेते हैं, कलरलेस सॉलिड अडियर कर जाते हैं अपनी सरफेस पे, लिहाजा वो फर्दर अटैक को रोक देते हैं। लिहाजा बेरिलियम को अगर आप हवा में रखेंगे तो आपको कोई रिएक्शन नहीं अपेरेंटली नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि वो अटैक होने नहीं देते, उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये फर्दर अटैक हो नहीं सकता। और ये पिट्ज़ा वाला जो सिग्निफिकेंट तरीका है रट्टामा, जिस तरह हमने ये बीम का सर बाड़ा पढ़ा था, उसी तरह ये भी एक तरीका है याद करने का कि ये एलिमेंट्स हैं S और P ब्लॉक के अंदर जो कि जिंक को छोड़ के जो कि शो करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और प्रोटेक्टिव कोटिंग कौन कौन बनाता है? अभी जो हम पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स का बता रहा हूँ। ये और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपने सरफेस पे प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है, जिससे फर्दर अटैक जो होता है वो रुक जाता है इन प्रोटेक्टिव कोटिंग बनने की वजह से। बेरिलियम का पीस आप पानी में डाल देना तो वो उससे कोई रिएक्शन नहीं करेगा, उसकी वजह उस पर बेरिलियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाएगी, वो पानी को अटैक ही नहीं करने देगा। पानी से अटैक नहीं करेगा तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि फर्दर कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं ग्रुप 2A के विद नाइट्रोजन वाटर, और ग्रुप 3A के कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करना है,
और लास्ट में हम जनरली एस और पी को कंपेयर कर लेंगे। लेकिन हमारा जो अभी तक कंसर्न है ना वो ये दूर नहीं हुआ कि ऑक्सीजन से तो रिएक्शन हमने पढ़ लिया, नाइट्रोजन से रिएक्शन होता है। नाइट्रोजन के साथ ना कंपेरेबल साइजेज हैं इनके, तो ये वाली मेटल्स जो हैं नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड्स बनाती हैं। मसलन मैग्नीशियम जो होती है वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अगर मैं इसे बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ 3 आ जाएगा, नाउ इट इज़ बैलेंस्ड। मैग्नीशियम नाइट्राइड जो होता है ना वो सोर्स होता है अमोनिया का। अब कैल्शियम नाइट्राइड भी हो सकता है, बेरियम नाइट्राइड भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ मैग्नीशियम तक बात रखना चाहता हूँ। नाइट्राइड्स ऑफ सेकंड ग्रुप दे आर सोर्स ऑफ अमोनिया अपॉन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पे ये अमोनिया पैदा करते हैं, अमोनिया का सोर्स बनते हैं। कैसे देखते हैं, देखिए मैग्नीशियम Mg3N2 को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो ये हाइड्रोलाइज होके बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ बनाता है अमोनिया। ये अमोनिया जो होगी ना वो एस्केप कर जाएगी, मीन्स ये अगर वाटर में डिज़ोल्व होगी, ठीक है, हीट करेंगे तो ये एस्केप कर जाएगी। हाइड्रोलिसिस करने के बाद अगर आप हीट करेंगे तो एस्केप कर जाएगी, अदरवाइज ये वाटर में डिज़ोल्व रहेगी, यानी कि ये एक्वा सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगी। एक्वा सोल्यूशन जो है ना वो बेसिक हो जाएगा। तो अमोनिया का एक किस्म का ये सोर्स है। अब इसमें आपके जो बाकी नाइट्राइड हैं वो कैल्शियम नाइट्राइड भी हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा स्ट्रोंशियम नाइट्राइड भी हो सकता है, बेरियम नाइट्राइड भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी उनको जिक्र नहीं करूँगा कि उनकी नेचर क्या है, क्योंकि वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो आपने इसका सिर्फ एक MCQ याद रखना है, द मैग्नीशियम नाइट्राइड अपॉन हाइड्रोलिसिस releases A hydrogen, B ammonia, C नाइट्रोजन गैस, D ऑक्सीजन। हाइड्रोलिसिस पे मैग्नीशियम नाइट्राइड जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं अमोनिया। अच्छा, क्या इनके सिर्फ नाइट्राइड ही रिलीज़ करते हैं? अभी हम इसके साथ कार्बोनेट्स पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अगर इनके मैं कार्बोनेट्स की बात करूँ, मसलन मैं बात करूँ कैल्शियम कार्बोनेट की, ये गर्म करने पे ना डीकम्पोज हो जाते हैं एंड दे फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो जब कार्बोनेट्स की बात की जाए ना तो अपॉन हीटिंग दे आर द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सॉल्वे प्रोसेस भी एक शायद पढ़ा हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स होते हैं ये। जब इनको हीट किया जाए इनके कार्बोनेट डीकम्पोज हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इनके नाइट्राइड्स की बात की जाए तो वो नाइट्राइड्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं अमोनिया को। सो आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हम बात करें गैसेस की तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स जो है ना वो ये तब बनते हैं जब इनके कार्बोनेट्स को हीट किया जाए, और नाइट्राइड्स जो होते हैं ना वो अमोनिया को रिलीज करते हैं। वाटर की तरफ चलते हैं। ब्रिलियम वाटर से रिएक्शन नहीं करता, क्यों? ये वाटर से रिएक्शन क्यों नहीं करता? उसकी एक वजह है, ये ब्रिलियम है पीस, और ये मैंने पानी के गिलास में इसको डाल दिया। तो ब्रिलियम करता क्या है, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर्म कर लेता है रिएक्शन करके शुरू से ही, और ये कोटिंग फर्दर पेनिट्रेशन को रोक देती है। रिएक्शन रुक जाए, खत्म, रिएक्शन ही नहीं होगा। तो ब्रिलियम ऑक्साइड की कोटिंग की वजह से ब्रिलियम वाटर से फर्दर रिएक्शन नहीं करता, या रिएक्शन ही नहीं करता। आप उसे डालेंगे वापस निकाल लेंगे, आप कहेंगे ये कुछ भी नहीं हुआ। ब्रिलियम को आप सोडियम डालें हैं तो वो तो इसके ब्रिलियम के मुकाबले लिथियम डालें, आपको बाकायदा महसूस होगा कि वाटर से रिएक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नीशियम 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। एक, कोल्ड वाटर से
नो रिएक्शन। अच्छा, ये ना रिएक्शन वैसे ये बात किसी हद तक दुरुस्त होगी अगर मैं ये कह लूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इंतहाई कमज़ोर है, कम है कोल्ड वाटर के साथ, ना होने के बराबर है। ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा कि कोल्ड वाटर से इसका रेट ऑफ रिएक्शन ना होने के बराबर है। अब मैग्नीशियम रिबन कोल्ड वाटर 25 डिग्री टू 10 डिग्री के ऊपर रखें ना, तो उसमें ना होने के बराबर रिएक्शन होगा। 0 डिग्री तक ले जाएं, यानी आइस कोल्ड वाटर पे जाएं, तो फिर तो ठीक है, मैं कह देता हूँ कि रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप 6, 7, 10, 15 डिग्री तक की बात की जाए तो वो शायद उसके लिए ये अल्फाज मुनासिब ना हो। लेकिन हम ज़रा जनरली बात कर रहे हैं तो जनरली बात ये बनती है कि कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है वो कोई ऐसा नहीं होता कि आप उसे कहें बड़ा सिग्निफिकेंट होता है और हम उसे मान लें। मैग्नीशियम 100 डिग्री पे यानी कि बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्शन करके भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मैं वाटर में डिज़ोल्व रखूं एट वेरी हाई टेम्परेचर तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, लेकिन खैर हमारा कंसर्न नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अच्छा जी, मैग्नीशियम के बाद कौन कौन से हैं? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, बेरियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब एमसीक्यू यहाँ पे ये नहीं आएगा कि ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एमसीक्यू आएगा बेसिक कौन है सबसे ज़्यादा। बेसिसिटी जो होती है ना वो डाउनवर्ड इंक्रीज करती है। बेसिक नेचर जो होती है ना वो डाउनवर्ड इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस डाउनवर्ड। लिहाजा बेरियम हाइड्रोक्साइड इनके मुकाबले में अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाए, चलें बेरिलियम छोड़ दें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाए तो बेरियम हाइड्रोक्साइड उसके मुकाबले में ज़्यादा बेसिक होगा। तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज करता है। तो बेरियम यहीं लिख लेते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड would be more basic than strontium hydroxide and then calcium hydroxide. अब ये वाला तो जो करैक्टर है ना, ये वाले हाइड्रोक्साइड का, ये तो वही है जो ग्रुप नंबर 1A का है। ये बेस बना रहे हैं, बेस, ठीक है, आपने बात याद रखनी है, बेस बना रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड की कवरिंग होती है, वेरी हाई टेम्परेचर होगा तो वो फिर हाइड्रोक्साइड बना लेगा, लेकिन समहाउ ये बेस बना रहे हैं। अगर मैं इनकी जगह आप यूँ समझ लें कि मैं कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालूंगा तो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन खैर अभी मैं ज़रा पी ब्लॉक को नहीं छेड़ता, मैं आपसे दो बातें आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ जो MCQ बन सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये MCQ है, कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेक्शन के लिए लाइम वाटर इस्तेमाल होता है। और स्टमिक एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, वो इस्तेमाल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सस्पेंशन। असल में ना सॉल्युबिलिटी भी होती है ना, वो डाउनवर्ड इंक्रीज करती है। मतलब ये कहने का है कि इनकी सिर्फ बेसिक नेचर नहीं बढ़ती, इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी और बेसिक नेचर दोनों डाउनवर्ड बढ़ती हैं। डे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा ना, तो ज़्यादा बेसिक होगा। खैर समहाउ आप याद रखिएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो सस्पेंशन है, हल तो उसने ऐसा होना नहीं, तो लिहाजा वो जो सस्पेंशन सी बनाएगा उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। वो स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में सोल्यूशन लाइम वाटर बनाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इनका कंपैरिजन ग्रुप 1A के हाइड्रोक्साइड से करूं, मसलन मैं अब ये कंपैरिजन करूं ग्रुप 1A के साथ, तो ग्रुप 1A के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है, ग्रुप 1A के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है, उनकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है। ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड वीक हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी भी कम है।
मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, वो स्टेबल भी ज़्यादा है ग्रुप 1A के हाइड्रोक्साइड। खैर, ग्रुप 1A और 2A में कंपैरिजन किया जाए तो जो ग्रुप 2A के हाइड्रोक्साइड हैं वो आपको कमज़ोर जगह पे नज़र आएंगे सोलेबिलिटी, बेसिक नेचर में। ग्रुप 1A के जो हैं वो स्ट्रॉन्ग प्लेस पे नज़र आएंगे सोलेबिलिटी और बेसिक नेचर में। तो आपने बात ये याद रखनी है कि सोलेबिलिटी और बेसिक नेचर जो है वो फॉर ग्रुप 1A ज़्यादा है, ग्रुप 2A कम है। डाउनवर्ड बढ़ती है, ठीक है, लेकिन डाउनवर्ड ग्रुप 1A के लिए भी बेसिसिटी बढ़ती है। लिहाजा दोनों की बेसिक नेचर कंपैरिजन किया जाए तो हर सूरत आपको ग्रुप 1A क्या है जो हाइड्रोक्साइड है वो ताकतवर नजर आएंगे एज कम्पेयर टू ग्रुप 2A। हमने ये बात याद रखनी है ग्रुप 2A के बारे में। हाइड्राइड्स ये जो होते हैं आपके मैग्नीशियम वगैरह, ये हाइड्रोजन से मोल्टन स्टेट में हाइड्राइड्स बनाना हो ना ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को, तो इनको मेल्ट करना पड़ता है। मोल्टन स्टेट में हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये हाइड्राइड्स जो होते हैं ये एक्चुअली हाइड्राइड तो होते हैं, यानी कि ना ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, बट सिग्निफिकेंस इनकी वैसे नहीं है जैसे मैंने आपको ग्रुप 1A के बारे में बताया है। ग्रुप 1A के इनको ना तमाम को मोल्टन स्टेट में रिएक्ट करवाना पड़ता है हाइड्रोजन के साथ। उधर सीजियम और रुबिडियम वगैरह हाइड्रोजन से वैसे रिएक्ट कर लेते थे, ईज थी रिएक्शन की हाइड्रोजन से इनके मुकाबले में, कि इस बाकी सारों की सोलेबिलिटी ग्रुप 2A के कंपाउंड्स की, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड वगैरह की डाउनवर्ड बढ़ती है, इसकी डिक्रीज करती है। सल्फेट्स solubility decreases downward। इसका मतलब ये हो गया कि आपका बेरियम सल्फेट इनसोलेबल है और कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट सोलेबल है। नहीं तो लेस सोलेबल कह सकते हैं, मगर सोलेबल है एज कंपेयर टू अगर आप बाकी एलिमेंट्स की बात करें। डाउनवर्ड सोलेबिलिटी कम होगी, मसलन ये सोलेबल है, यहाँ तक आते आते इनसोलेबल हो जाएंगे। सो बेरियम सल्फेट वैसे भी बड़ा अक्सर इस्तेमाल होता है इनसोलेबल सॉल्ट पे, जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने हो या इनसोलेबल सॉल्ट प्रिपेयर करना हो तो वहाँ बेरियम सल्फेट का अक्सर हम नाम सुनते आए हैं। सम हाउ जो सल्फेट्स होते हैं उनकी सोलेबिलिटी डाउनवर्ड डिक्रीज करती है, बेरियम सल्फेट इनसोलेबल है, ये आपने याद रखना है। जो ग्रुप नंबर 3A के एलिमेंट्स हैं इनको याद करने के लिए वैसे तो जो तरीक़ाकार है वो ये है बाल गा इन टल, बोरोन, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम, वो खैर हमारा कंसर्न एलुमिनियम और बोरोन के साथ है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट और उसका बिहेवियर आपका होमवर्क है, इसको ज़रा आपने पढ़ के आना है। ग्रुप 3 की बोरोन जो है ना, इसके और एलुमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके बावजूद बोरोन नॉन मेटल है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होगी, आप आंखें बंद करके कहेंगे मेटल, लेकिन बोरोन पे ये बात अप्लाई नहीं करनी। बोरोन पे ये बात अप्लाई नहीं करनी, बोरोन एक नॉन मेटल है। बोरोन एक ऐसी एलिमेंट है जिसके बेशक वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, बट स्टिल इट इज़ अ नॉन मेटल। एलुमिनियम के कुछ रिएक्शंस हैं जो हमने स्टडी करने हैं। पहला, एलुमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एलुमिनियम ऑक्साइड बनाता है। एलुमिनियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके एलुमिनियम नाइट्राइड बनाता है। एलुमिनियम क्लोरीन से रिएक्शन करके एलुमिनियम क्लोराइड बनाता है जो पॉलीमेरिक हैलाइड है। ठीक है, ये एक पॉलीमेरिक हैलाइड है, आपने ये बात याद रखनी है। एलुमिनियम ऑक्साइड एक हार्ड कंटिन्यूस लेयर है, ये पोरस होती है, इसमें कलर डाइज डाल के आप उस लेयर को कलर कर सकते हैं एलुमिनियम ऑक्साइड की। एलुमिनियम ऑक्साइड की जो ओर होती है इससे हम एलुमिनियम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने इस बेसिक बातों को बस याद रखना है। अब आते हैं फ्लेम टेस्ट पे। जो बेरिलियम है और हमारे पास मैग्नीशियम है, इट डज नॉट गिव फ्लेम टेस्ट, इनका कलर नहीं, कोई डिफरेंट कलर नहीं बनता। फ्लेम टेस्ट क्या है, कोई किसी कलर का बनना, वो कलर नहीं बनता इनका ना। कैल्शियम जो होता है ये ब्रिक रेड
कलर प्रोड्यूस करता है। जो आपका स्ट्रोंशियम होता है वो क्रिम्सन कलर प्रोड्यूस करता है, और जो आपका बेरियम होता है वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। ये आपने याद करने हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको जनरल लेके चलते हैं एस और पी में, क्योंकि ये तो हमारा कोर्स का हिस्सा था ना। एस से जैसे जैसे पी में जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि आप एस का एलिमेंट उठा लें और पी का, तो पी के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। एस या पी दोनों में डाउनवर्ड जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात, एस से पी की तरफ जाएंगे तो जो बेसिक करैक्टर है, बेसिक नेचर है, बेसिक बिहेवियर है ऑक्साइड्स का, वो कम होता जाएगा। यानी कि अगर एस ब्लॉक के ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक हैं, तो पी ब्लॉक में मुकम्मल ये हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि वो एसिडिक होंगे। अगर मैं बात करूं इनके अप से डाउन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे, लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कार्बन पीक पकड़ते हैं, देन कम हो जाते हैं। लेकिन मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट डाउनवर्ड डिक्रीज करता है, नॉन मेटल में इंक्रीज करता है। मेटल में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए डिक्रीज करता है, उसकी एनर्जी बॉन्ड वीक हो जाता है। उधर नॉन मेटल में इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ जाती हैं साइज ज़्यादा होने से। दूसरी बात, अगर मैं मेटल्स के ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करूं तो मेरे पास बेस बनेगी। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को पानी में, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पानी में डिज़ोल्व करूं तो मेरे पास एसिड बनेगा। एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड बढ़ जाती है लेफ्ट टू राइट जाए। कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगा, नाइट्रोजन के मुकाबले में फ्लोरीन का ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगा। इसी तरह अगर आप बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो एसिडिटी बढ़ जाती है ऑक्साइड की। ठीक है, ये एक आपने बात याद रखनी है। दूसरा, करैक्टर आयनिक आपका कब होता है? जब ग्रुप 1 एक्सट्रीम रिएक्शंस करती है ना, तो आयनिक करैक्टर होता है। जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे आयनिक करैक्टर कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाता है। इसके लिए आपको बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस पास पेपर या इन एमसीक्यूज की करके आपको आइडिया हो सकता है एस&पी ब्लॉक का, और इस डाटा को याद रख के वो आपको कोई भी बुक या सिर्फ नोट्स पढ़ के नहीं आइडिया होगा, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस करने होंगे। लिहाजा आपने इसके काफ़ी एमसीक्यूज जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। आखिरी बात, एस&पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर आप सारे एलिमेंट्स नहीं याद कर सकते तो आप ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, बाकी ग्रुप नंबर 7 और नोबल गैसेस, इनको ज़रूर याद करें। 1, 2, 7 और 8। 7 और 8 में तो आपको पहले याद होंगी नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप। पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 ज़रूर याद करना है। तो ये पीरियोडिक टेबल सारा तो नहीं होगा, लेकिन किसी हद तक ये पीरियोडिक टेबल आपका हो जाएगा। याद रखिएगा, ग्रुप नंबर 3B लॉन्गेस्ट ग्रुप है, लॉन्गेस्ट 32 एलिमेंट्स है। ग्रुप नंबर 1A मोस्ट रिएक्टिव मेटेलिक ग्रुप है। ग्रुप नंबर 8B में एस और पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, लीस्ट रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव नोबल गैसेस का ग्रुप है। हेलोजेंस में जो हेलोजेंस का ग्रुप है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर शो करता है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और इनके कंपाउंड ग्रुप नंबर 1A के साथ आयनिक होते हैं। और याद रखिएगा, हीलियम एस ब्लॉक का हिस्सा है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक का हिस्सा है। बेशक गैसेज हैं, नॉन मेटल हैं, बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं। स्टूडेंट्स, ये लास्ट हिस्सा था एस&पी ब्लॉक का। इसके बहुत सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इन तमाम एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने के लिए आप हेल्पिंग मटेरियल्स को देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई आप किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।